हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे अनअकैडमी के नए चैनल जिसका नाम है जस्ट 9th एंड 10th। जैसा कि बच्चों आप नाम देख रहे हो, इसका नाम क्या है? नाम ही लिखा है वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 9th एंड 10th, जस्ट 9th एंड 10th। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने एक नया चैनल स्पेशली लॉन्च किया है उन बच्चों के लिए जिनको 9th और 10th के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हमारे इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा। आपको 9th और 10th के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा आपको हमारे इस चैनल पे। हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए बच्चे। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक बार उसका रिवाइज करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, एक बार सारे को रिकॉल करेंगे यहाँ पे। आज रिवीजन स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम फ्रॉम IHM भोपाल। कुछ टाइम एज अ फ्रीलांसर मैंने कोचिंग क्लासेस ली हैं। कुछ सालों तक मैंने एज अ ट्रेनर मेडिट ग्रुप ITC के साथ काम किया है। तो इस तरह से ओवरऑल मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का है। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जाके उसे इंस्टॉल करें। उसके बाद दिया गया लिंक वहाँ पे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद हमें ज्वाइन करें। तो आप इस चैनल हम जो हमारा जस्ट 9th एंड 10th का चैनल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो और वहाँ पे आपको क्या होगी, आपको एडुकेटर से क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान जो कि आपके क्या है बजट में आता है, सब पॉकेट फ्रेंडली है। आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पे हमारा कॉस्ट देख लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो जो क्या है 12 मंथ्स का, 1 साल का आप लेते हो, तो वैसे तो कॉस्ट इसका बच्चों 15,000 रुपीज़ पड़ता है। बट आप प्रियंका UV कोड, जो मेरा कोड है प्रियंका UV कोड, ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, कितने का 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट आप कहाँ से अवेल करोगे? प्रियंका UV कोड अप्लाई करने के बाद। ये कोड जब अप्लाई करोगे तो आपको 15,000 का डिस्काउंट जो अमाउंट है वहाँ पे आपको 10%, 50,000 पे 10% का डिस्काउंट करके कितने का पड़ेगा, 13,500 रुपीज़। जो आप पर मंथ अगर देखते हैं, सालाना पैक मैंने लिया 13,500 रुपीज़ का, तो मेरा पर मंथ का कितना कॉस्ट पड़ रहा है? पर मंथ का मेरा पड़ रहा है सिर्फ 1,125 रुपीज़। इतना तो टीवी रिचार्ज और मोबाइल रिचार्ज में हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। इतना तो हम अपनी पढ़ाई पे खर्च कर ही सकते हैं ना बच्चों। और 2 साल का प्लान लेते हो, अगर जो बच्चे 9th में, जो 9th और 10th दोनों के लिए एक बार में ही लेना चाहते हैं, तो वैसे तो इसका कॉस्ट 25,000 है। बट आप नहीं प्रियंका UV कोड अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों 10% का डिस्काउंट लेना ना भूलें। अगर जब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट क्यों ना लें, तो ये कोड ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद वहाँ पे आपको 2 साल का कितने का पड़ रहा है पैकेज, 2 साल का आपका प्लान पड़ जाएगा 22,500 रुपीज़ का। अब सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बेनिफिट्स क्या हैं? अब आप सोचोगे कि यही सोच रहे होगे कि जब मुझे फ्री कंटेंट मिल रहा है, फ्री सब कुछ यहाँ पे बताया ही जा रहा है यूट्यूब पे लाइव क्लासेस में जाके, तो मैं इसके सब्सक्रिप्शन प्लान क्यों लूँ, क्यों पैसे खर्च करूँ? तो बच्चों यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं? यहाँ पे आपको क्या होते हैं, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस हमेशा मिलेंगे। आप प्लान लेते हो वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। अपने फेवरेट एडुकेटर्स, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं, उनसे लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी तो आपके लिए क्या है, अनअकैडमी आपके लिए इंडिया के टॉप एडुकेटर्स कहाँ लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, हर जगह से, हर सिटी से उसने चुन चुन की अच्छे एडुकेटर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। किस लिए? सो दैट आप उन सब से कनेक्ट हो सको। अब आप एक सिटी में बैठे हर जगह के टीचर से तो आप नहीं पढ़ सकते हैं ना। सपोज जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ तो मेरे लिए अवेलेबिलिटी पढ़ने के सोर्स क्या है, मेरी सिटी की जो भी यहाँ पे अवेलेबल टीचर्स हैं उन्हीं से मैं पढ़ सकती हूँ। लेकिन आप अकेडमी से जुड़ के यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से क्या है, टॉप एडुकेटर्स हमारे यहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं आपके लिए। तो वहाँ आप उनसे लाइव क्लासेस ले सकते हो। आपके लिए डॉट सेशन वहाँ रखे जाते हैं, कुछ भी डॉट्स है आप वहाँ पे अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हो। और क्या होता है वहाँ पे आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, सैम्पल पेपर्स आपको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, सो दैट आपको एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो टाइम टू टाइम आपको बताए जाते हैं।
हर समय ये ऑर्गेनाइज होता रहता है। और क्या होता है, एक बार का अगर सपोज आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया तो आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। और क्या इसकी अच्छी बात है बच्चों, इसके बेनिफिट्स ये भी हैं कि अगर सपोज आपने क्या होता है कि बार बार हम देखते हैं, सेशन देखते हैं, हमारा डाटा खर्च होता है, वहाँ पे इंटरनेट डाटा खर्च हो रहा है ना। तो आप क्या करोगे, एक बार का वीडियो कोई भी लेक्चर आपने डाउनलोड कर लिया, उसको बाद में भी आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे आपको डाटा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों। आप वहाँ पे क्या है, हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ता आपकी बजट में है, सिर्फ सालाना पैकेज 13,500 रुपीज़ का। इससे लेकर के आप अपनी स्टडी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपके जो भी प्रिपरेशन है, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, घर बैठे आपको सारा कंटेंट अच्छे टीचर्स आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान की बातें हो गई थी बच्चों। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ एप्लीकेशन। सब देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये इमेज में देखे क्या दिखा रहा है, ये यहाँ टेबल पे बुक रखी हुई है। तो टेबल पे बुक रखी हुई है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ, न्यूटन्स का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है बताइए। ये एक बैलेंस, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है ना, तो क्यों रहती है, कुछ तो रीजन होगा। यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि जो इनर्शिया डिस्क्राइब करता था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हुआ हो। ये हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स अब देखिए, बुक क्या है, बुक टेबल पे रखी हुई है। तो जब ये आप देख रहे हो टेबल, इस पे क्या है, इस पे mg फोर्स लग रहा है नीचे से, क्योंकि यह पड़ा है ना, अर्थ भी एक फोर्स, ये यहाँ से ग्रेविटी लग ड्यू टू एक्सेलरेशन जा रहा है ना, mg फोर्स, ये यहाँ से इस पे mg फोर्स लग रहा है, तो अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। बट ये इस पे हमने पढ़ा था एक नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या है, ये नॉर्मल फोर्स mg फोर्स की क्या है, इसके इक्वल है। दैट्स वाई क्या है, बुक्स वहाँ रेस्ट में है। हमने पढ़ा था जब तक कोई यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उसी पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे क्यों, ये यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सेम लॉ ऑफ इनर्शिया का, न्यूटन लॉ का कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अब देखिए, इन दिस फिगर mg फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स, दैट्स वाई क्या है, बुक रिमेन्स एट रेस्ट। इसके लिए यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा इस पे, तब तक वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट। हम आते हैं अपने नेक्स्ट। अब ये बताइए क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाई टच वन फ्लोट ड्यूरिंग स्काई डाइविंग। हम वहाँ से जब स्काई डाइविंग करते समय वो फ्लोट क्यों करता रहता, वो अचानक से नीचे क्यों नहीं गिर जाता, कुछ तो रीजन होता होगा ना, क्या रीजन है इसके बिहाइंड बताइए। अब देखिए, यहाँ पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक mg फोर्स, जो mg फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, ये स्काई डाइवर को स्ट्रेट क्या है, अर्थ क्या है अपने, ये डायरेक्ट क्या नीचे से पुल कर रहा है, ये इसको mg फोर्स नीचे से लग रहा है ना इस पे, तो इसको क्या नीचे की तरफ पुल कर रही है। बट एक यहाँ पे दूसरा फोर्स भी लग रहा है, वो क्या, फ्रिक्शन विद एयर, एयर रेजिस्टेंस, ये फोर्स लग रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, उसके जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स उसको पुश कर रहा है।
तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको ये कहाँ पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ठीक है, यहाँ पे तो फोर्स काम कर रहा है। देखिए एक mg फोर्स लग रहा है, एक एयर रेजिस्टेंस। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्या करता है, यहाँ पे इसको अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सो जब ये बेसिकली यहाँ पे कौन सा, अब देखिए यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। दैट्स वाई अगर अगर कोई एक कम या ज़्यादा हुआ तो या तो वो नीचे गिरेगा या तो ऊपर जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे mg फोर्स और एयर रेजिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई क्या है कि वो फ्लोट कर रहा है। सब कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ बैलेंस फोर्स है। जब अब देखिए हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, अब देख रहे हो ये जो आदमी गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, अचानक से उसने ब्रेक लेने के बाद क्या हुआ, उसका सर आगे की तरफ, क्यों वो उसका जब होता है ना अचानक हम गाड़ी चलाते कार चलाते हुए अचानक से ब्रेक मारते हैं तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कुछ तो रीजन हुआ होगा यहाँ पे। तो ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी सब कुछ देखिए डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा सब कुछ न्यूटन लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो ये किस लिए होता है देखते हैं। इसको बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी इनर्शिया के कारण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कार मूव कर रही है तो क्या कार मूव कर रही है, कार मूव करने के साथ क्या हुआ, तो कार मूव किया तो उसके साथ जो आदमी है वो आदमी भी मोशन में आ गया, कार के साथ वो भी मोशन में आ गया। अब जब गाड़ी उसने क्या हुआ, उसने जब कार में देखिए ये कार में उसने स्टॉप लगाने के लिए जब अचानक क्या हुआ, उसने ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाया तो कार मूविंग थी, मूव कर रही थी, मोशन में थी। तो जब उसने ब्रेक अचानक लगाया तो कार क्या हुआ, कार का पोजीशन तो वो रेस्ट, जब ब्रेक लगाया तो कार क्या हुआ, कार रेस्ट पोजीशन में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो टेंडेंसी टू, या जब आदमी वो जो कार चलाने वाला ड्राइवर है वो वहाँ पे क्या, वो पर्सन क्या है कि वो अभी भी मोशन में था, दैट्स वो अचानक ब्रेक लगाया तो वो क्या हो गया, आगे की डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। सब क्लियर। हमने पढ़ा था इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता था ना। तो उसी के कारण ये आगे की तरफ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। यही सारे रीजन आपके अप्लीकेबल होते हैं। बसेस में, जब बसेस में क्या होता है, अचानक ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं। जब गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, देखिए गाड़ी जब चलना स्टार्ट करती है तो गाड़ी क्या रहती है, वहाँ पे बस क्या होता है कि पहले तो बस रेस्ट पोजीशन में रहती है, वहाँ से वो मोशन में आती है। तो मोशन में आती है तो दैट्स में क्या होता है, रेस्ट में क्या, जब रेस्ट से वो मोशन में आता है वो पर्सन भी क्या हुआ, अचानक से उसकी वो मोमेंट क्या होता है, मोशन वो चेंज हुआ वहाँ पे। तो दैट्स वाई उसमें जब अचानक गाड़ी रेस से चलना स्टार्ट करती है तो वो क्या होता है, बैकवर्ड पीछे की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट। अब बताइए यहाँ पे कौन सा, सोचिए कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब कोई बैट्समैन बॉल मारता है, बॉल पे हिट करता है तो कैच पकड़ने के लिए यहाँ धोनी को क्यों पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है। देखिए वो स्टेट पे ऐसे क्यों नहीं जाके कैच कर रहा है, उसने अपने हाथ को पीछे क्यों खींचा, बताइए बताइए सोचिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जब कैच पकड़ते हुए वहां पे धोनी को कैच पकड़ते हुए धोनी अपना हाथ पीछे की तरफ क्यों लेके जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है कैच करने के लिए, सो दैट वो बॉल के मोमेंटम को क्या कर सके, कम कर सके। उसने टाइम लिया सो दैट क्या हुआ, उसने टाइम लिया सो दैट क्या हुआ, बॉल का मोमेंटम वहाँ पे डिक्रीज करने के लिए उसने थोड़ा टाइम अपना इंक्रीज किया, सो दैट क्या हुआ, उसको कम फोर्स लगाना पड़ा बॉल को कैच करने के लिए। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये हमने पढ़ा था कि टाइम इंक्रीज, अगर टाइम इंक्रीज होता है, जैसे ही टाइम इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो डिक्रीज होगा। तो इसलिए धोनी ने
कैच पकड़ने के लिए क्या हुआ, अपना हाथ पीछे की तरफ लेके गया, तो सो दैट बॉल की स्पीड आ रही, जो स्पीड उसका मोमेंटम था वो कम हो सके और धोनी को फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़े। वरना अगर बॉल डायरेक्ट आती तो क्या होता, डायरेक्ट वो हिट ज़्यादा, उसको वो हिट ज़्यादा करता है ना हाथों में, ज़्यादा फोर्स के साथ मोमेंटम के साथ आती। सब कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे, अब देख रहे हो टॉम वो अपनी मस्ती से आ रहा था, ट्रक आया, ट्रक ने क्या किया, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, वो दब गया। अब क्यों, यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ा था ना, इफ टू या मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन रिमेन्स सेम। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये पढ़ चुके हैं हम। इसमें क्या होता है कि जो कॉलिजन होता है, कॉलिजन के बीच, जब कॉलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या होता है वहाँ पे मोमेंटम क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। सर क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टॉम तो अपनी मस्ती से आ रहा था, अपनी मस्ती से बेचारा आ रहा था, वो ट्रक उसको क्या हुआ, चल के चला गया। तो जब टॉम एंड ट्रक जब कोलाइड किए, तो उसके बाद का क्या हुआ, टॉम का मोमेंटम जीरो हो गया, टॉम तो क्या हुआ, टॉम फ्लैट हो गया वहां पे। तो टॉम का मोमेंटम जीरो हो गया, बट टॉम का मोमेंटम जीरो, तो हमने क्या पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन रिमेन्स सेम, ये कंजर्व रहते हैं। तो इसका टॉम का मोमेंटम का क्या हुआ, टॉम का मोमेंटम जीरो हो गया, तो उसका मोमेंटम कहाँ गए, तो हमने पढ़ा था ना कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो यहाँ पे टॉम का मोमेंटम क्या हुआ, ये ट्रक में ट्रांसफर्ड हो गया। सेकेंड ईयर कॉन्सेप्ट, ये क्यों हुआ, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इफ दो क्या, जब दो बॉडी के बीच में कॉलिजन होता है, दो आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट, ओके, तो उनकी मोमेंटम क्या रहती है, ऑलवेज कंजर्व रहती है। दैट्स व्हाई। सर क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट। अब यहाँ पे बताइए, सोचो, हाउ डज पैडलिंग हेल्प इन मूविंग द बोट अहेड। यहाँ पे कौन सा न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहा है, क्यों उसे फोर्स, मतलब जब वो नाव पे बैठे ही होगे आप लोग, तो जब नाव पे बैठते तो देखते वो पैडल पीछे की तरफ लेके जाता है, क्यों। तो जब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्यों, क्या पढ़ा था उसमें, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब बोट क्या है, बोट में जो है वो पानी क्या हुआ, पानी में पीछे की तरफ अपना, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, पैडल से लगा रहा है ना, क्यों, आगे मूव करने के लिए। क्यों, जब वो पीछे की तरफ क्या हुआ, पीछे की तरफ पैडल से फोर्स लगा रहा है, तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या, वो पीछे की तरफ फोर्स लगा, तो पानी ने क्या किया, पानी ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या किया, उसको धक्का दे दिया, सो दैट वो क्या हुआ, बोट आगे की तरफ मूव कर रही है। ऐसा रीजन ना, यहाँ पे क्यों हम पढ़ चुके थे, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। से क्लियर कॉन्सेप्ट। तब ये इतने आराम से वो बोटमैन क्या करता है, नाव चलाता है, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, पानी उसको आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर देती है सेम फोर्स के साथ। ये बताइए, यहाँ पे देखिए, जो एस्ट्रोनॉट हो उसको अर्थ पे क्या हो रहा है, उसका मास सेम आ रहा है, वेट उसका 980 न्यूटन है, बट वही होगा, अगर मून पे गया तो उसका मून पे मास उसका सेम रहा, बट वेट यहाँ पे डिफर कर गया, क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ, क्यों उसका वेट वहां पे चेंज कर गया, मास चेंज नहीं हुआ। तो हमने पढ़ा था ना, ये मास कांस्टेंट रहता है, बट वेट क्या है, वेट इक्वल टू mg होता है। m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे देखिए मास, m क्या हुआ, m मास हो गया,
तो मास तो कांस्टेंट है और जी क्या हो रहा है यहाँ पे, जी ग्रेविटी हो रही है। तो हमने पढ़ा है ना, डिफरेंट प्लैनेट की ग्रेविटी डिफरेंट होती है। तो अर्थ का ग्रेविटी कुछ और हुआ, मून का ग्रेविटी कुछ और था, तो यहाँ तो जी का वैल्यू डिफर कर रहा है। दैट वाई क्या है, दैट्स वाई उसका क्या हो रहा है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट को उसका वेट वहाँ पे दोनों प्लैनेट पे डिफर डिफर उसको चेंज हो रहा है। हम जैसे हम सपोज जब अर्थ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा वेट कुछ और दिख रहा है, ये मास पे जाएंगे तो वहाँ वेट कुछ और दिखने लग जाता है। तो ड्यू टू दिस रीजन पे क्लियर कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी अलग है दोनों की, दैट्स वाई वहाँ पे जाने के बाद आप आपका वेट कम हो जाता है, यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जाता है। सो दिस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप इसमें, आप यहाँ पे देख रहे हो एस्ट्रोनॉट्स को देख रहे हो, जब नीचे की तरफ क्या होता है यूनिवर्स में, वो जो पार्टिकल वहाँ से नीचे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की साइड, वो बीच में फ्लोट ही ऊपर फ्लोट क्यों नहीं करने लग जाते। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये नीचे की तरफ क्यों गिरने लग गया, तो इसके बिहार इसके पीछे भी क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो होता है, हमने पढ़ा है कि उसको अट्रैक्ट कर दिया अर्थ के क्या है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण क्या है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब देखिए, वाई पार्टिकल्स बॉडी और एटमोस्फेयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोटिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमने पढ़ा है ना ये, जब यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या होता है, अट्रैक्ट करता रहता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करती रहती है, अटैक करती रहती है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ देखिए, पार्टिकल आउटसाइड एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के बाहर है, बट क्या फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण के अंदर है, एटमोस्फेयर से बाहर है बट उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर है। अभी इतना देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यहाँ पे कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तक, एटमोस्फेयर के कुछ डिस्टेंस तक तो उसका अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है ना, तो ग्रेविटी के अंदर है, दैट्स में क्या कर रहा है, ग्रेविटी अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कि ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ पुल कर रही है। दैट्स में क्या करता है, वो फ्लोट होने की बजाय वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एटमोस्फेयर से, अर्थ के एटमोस्फेयर से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होकर नीचे, क्योंकि वो फोर्स नीचे की तरफ से लग रहा है ना, दैट्स वाई। इससे क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रेविटी की वजह से उसकी ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है। देखिए ये जो ग्रेविटी है ना, ये कुछ एक डिस्टेंस तक है, ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर से बहुत आप दूर भी चले जाओगे तो काम करेगा, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो काम करता है। तो ये रहे हमारे कुछ आज के कॉन्सेप्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो ये सब इस पे बेस्ड है, आपने देखा कुछ कहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो सब आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप क्या कर सकते हो, उसको कोरिलेट कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने क्यूज सेशन पे। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आज हमारा होगा क्यूज। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने हमारे कौन कौन से बच्चे आंसर करते हैं इसका। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, यूनिफॉर्मली वेरिएबल या जीरो। बताइए, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज सब यूनिफॉर्म। अब बच्चों यहाँ पे याद रख लेना कि जब भी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मीन के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। आंसर इज ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन इन द एसटी ग्राफ पैरेलल टू बाई एक्सिस सोर्स। अब इसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट, या इसमें से तीनों ऑप्शन से हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं। क्या आंसर होगा, देखते हैं, बताइए। आप लोगों ने पता कर लिया होगा, पता तो चल गया होगा आपको। देखते हैं हमारा ग्राफ क्या कहते हैं। ग्राफ क्या है, एसटी ग्राफ हुआ, क्या बोल रहा है ये, सो पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि इसमें ग्राफ क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्लियर, ऐसी कॉन्सेप्ट देख लीजिए,
ये यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं है, रेस्ट में भी नहीं है, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, कोई भी नहीं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन वीटी ग्राफ। सेम देखिए यहाँ पे क्या होगा, वीटी ग्राफ में क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन वीटी ग्राफ। क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल। देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। आप लोगों ने आंसर कर लिया, ये हमारा वीटी ग्राफ है। इसमें क्या आ रहा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, हमने पढ़ा था टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर हो गई। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना। अब एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। इट्स आंसर इज ए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is thrown vertically upwards with the velocity u and returns to the starting point in 4 seconds. The value of u will be क्या होगा? बच्चों इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा वैल्यू। Body is thrown vertically upward with the velocity u and returns to the starting point in 4 seconds. The value of u will be क्या होगा? 5, 10, 15, 20। अपर डायरेक्शन में क्या हुआ, u वेलोसिटी से वो फेंका गया, स्टार्टिंग पॉइंट में वो आता है कितने, 4 सेकंड में आया। वैल्यू ऑफ u विल भी क्या होगा? फाइव, 10, 15, 20 टाइम्स एंड होने वाले बच्चों, आप लोगों ने आई होप सबने आंसर सबने निकाल लिया होगा। तो फिर मैं बताती हूँ, देखते हैं, लेट्स डिस्कस क्या है इसमें। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है सर, u, ओके। फाइनल वेलोसिटी की कितनी हुई, वापस आई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई होगी, 0। क्लियर? टाइम द वैल्यू ऑफ u विल बी, हमें टाइम यहाँ पे है 4 सेकेंड, u की वैल्यू में हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो गया -10। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपर डायरेक्शन में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब हम फार्मूला, हमारा इक्वेशन ये था, इस इक्वेशन से v इक्वल टू u प्लस यू टी, इससे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे। v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, u प्लस क्या हो गया, -10 इंटू, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ u विल बी, यहाँ पे क्या देखिए क्वेश्चन, रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड क्या हुआ, उसको जाने और आने में 4 सेकेंड लगा ना, टोटल टाइम यहाँ पे है, ये कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे टोटल टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड है, बट हमें क्या निकालना है, हमें तो u की वैल्यू निकालनी है ना। तो u की वैल्यू क्यों, जाते टाइम में कितना हुआ, 2 ही सेकेंड उसने ट्रेवल किया, क्योंकि इक्वल मान लेना, आने में उसको जाने आने में कितना लगा, रिटर्न अपने स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने में उसको 4 सेकंड लगे। तो जिस पॉइंट ऊपर से जाके नीचे वापस आया होगा, तो 2 सेकंड इधर लगे,
तो इधर क्या हुआ, टाइम हमने 2 लिया, तो टू यू माइनस 20 हो गया। आप इसको कीजिएगा, तो ये की वैल्यू कितनी हो गई, 20 आ गई। सो आंसर इज डी। क्लियर। टाइम पे ध्यान देने का, यहाँ पे टाइम पे कंफ्यूज नहीं होने का कि यहाँ टाइम 4 सेकेंड हमारा क्या दिया हुआ है, ये टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया था कि कंफ्यूज नहीं होगा। टोटल टाइम 4 सेकेंड है, बट हमें यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमें यहाँ पे 2 सेकेंड ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, the car is traveling with a speed of 36 km per hour. The driver applies the brakes and retards the car uniformly. The car is stopping 5 second distance will be क्या होगा, 50, 25, 70, 125। देखिए क्या है, कार ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, वहाँ पे क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया एंड कार क्या हुआ, and retards the car uniformly. The car stop in 5 seconds. Distance will be. अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, क्वेश्चंस ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें सब कुछ बता रखा है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, मैं भी आपके साथ टाइम अपना दिमाग लगाती हूँ। सॉल्व कीजिए जल्दी, ये हम देखते हैं। टाइम्स एंड होने वाले हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, मैं थोड़ा तब तक मैं सॉर्ट करके रखती हूँ। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, यहाँ तो फिर क्या हो गया, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ 0 होगी, गाड़ी रुक गई ना ब्रेक लगाया तो। टाइम कितना है, द कार इज स्टॉपिंग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में डिस्टेंस हमें पता करना है, तो टाइम हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिए टाइम की वैल्यू यहाँ पे सेकंड में दी हुई है, तो हमें क्या करना होगा, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करते थे, 1000 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे हम एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक्सलेशन हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या है इसका, इक्वेशन से u माइनस यू बाई टी से वैल्यू पुट कर दिया, 0 माइनस 10 टाइम 5 इक्वल टू कितना हो गया, -2 मीटर। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। v हमारे पास कितना है, 0 है, u कितनी है, टेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन हमारा निकल गया -2 इंटू 5 इंटू 100 माइनस 4s, क्या हो गया, 4s इक्वल टू 100, तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 25। क्लियर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था हमारा, तब मैं एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हमारा क्या डिस्टेंस भी निकल गया। करेक्ट आंसर इज बी। Our next question, a hall has the dimension 10 into 10 into 10 meter. A fly starts from one corner, ends up at diagonally opposite center corner. The magnitude of S will be क्या होगा। एक हॉल है जिसका डायमेंशन 10 into 10 into 10 मीटर है। अब देखिए वहाँ पे फ्लाई क्या करती है, एक कॉर्नर से है वो उड़ना स्टार्ट करती है,
डायगोनली अपोजिट कॉर्नर द मैग्नीट्यूड ऑफ एस विल बी क्या होगा? 5√3, 10√3, 15√3 या 20√3? क्या होगा आंसर? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, टाइम है अभी हमारे पास। हॉल का डायमेंशन हमारे पास दिया हुआ है, हॉल के डायमेंशन से ही हमें पता करना है। हॉल का डायमेंशन क्या है? 10 × 10 × 10 मीटर। क्या था यहाँ पे? क्या है? क्या आंसर होगा हमारा? 5√3 होगा या 10√3 होगा, 15√3 होगा या 20√3 होगा? तो देखते हैं इसका आंसर। अब हमने देखिए डायमेंशन ऑफ हॉल क्या है, देखते हैं। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब मेरा कैलकुलेशन क्या बोलता है। डायमेंशन ऑफ हॉल क्या है? 10 × 10 मीटर। ये हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है? हॉल किस शेप में है? हॉल 10 × 10 × 10 क्या किस शेप में? ये क्यूब शेप में है। सब क्लियर? हॉल का क्या है? हॉल का शेप क्या है? क्यू है। तो अब यहाँ पे क्या निकालना है? पता है हमें। डायगोनल ऑफ क्यू क्या होता है? √3 ये होता है। √3 इंटू साइड हो गया, तो √3 साइड क्या है? चेन हो गया 3√3। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अच्छा, आंसर बी। क्लियर कॉन्सेप्ट? सिंपल सा था, है ना? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body starts moving in a circle of radius 10 meter. Its displacement at the end of 3.75 rounds will be क्या होगा? एक बॉडी सर्कल में मूव करना स्टार्ट करती है जिसका रेडियस क्या है? 10 मीटर है। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट द एंड ऑफ 3.75 राउंड के बाद। अब देखते हैं, आप लोगों ने आंसर निकाली, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर्कल है, रेडियस कितना है? 10 मीटर है। अब क्या यहाँ से क्या कर रहा है? स्टार्ट मूविंग अ सर्कल एट द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3.75 राउंड। एक राउंड लिया इसने, एक राउंड ले लिया, 2 राउंड लिया, 3 राउंड लिया, 3.75 राउंड के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसने राउंड लिया, 3.75 कितना हुआ? सर्कल के 4 आप डिवाइड किए तो यहाँ पे आके इसने कितना, हमें यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मीन्स ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस और इनिशियल क्या हो गया? इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। तो हमें ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? तो हम क्या, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? पढ़ा था हमने, 2πr। अब इसने कितना राउंड कवर किया? 3.7 राउंड लिया। कितना राउंड कवर किया? तो अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, क्या होगा? सिंपल सा है, ये 1/4। हमें बस इतना का एरिया निकालना है, तो इसके एरिया में से क्या हो गया? 1/4।
2 पाई r डिवाइडेड बाई 4 निकल गया, πr/2। हम ये सिर्फ ये पोर्शन का ना, अगर सपोज जिसके ये फोर्थ राउंड का ये जो है क्या है, सिर्फ लास्ट के ये जो ये इतना पार्ट है, इस पार्ट का निकालना है सर्कल का। तो आंसर क्या होगा, πr/2। सर क्लियर। Our next question, the VT graph of for a SUV is given below। ये SUV का क्या है, VT ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। The mass of SUV is 1000 kg। Distance covered by the car in first 2 second will be क्या होगा, 15 मीटर, 10 मीटर, 1.5 मीटर, या can't be determined। Graph for all SUV is given below। The mass of SUV is 1000 kg। Distance covered by the car in first 2 second will be। तो हमने ये पढ़ा था, चलो आप लोग एक बार सॉल्व कर लो, फिर तो मैं बताऊंगी। डिस्टेंस निकालना है ना, हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, वीटी ग्राफ में क्या, वीटी ग्राफ का जो इनक्लोज एरिया होता है वो क्या शो करता है, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो वीटी ग्राफ का जो इनक्लोज एरिया हुआ, देखिए इनक्लोज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस। वीटी इनक्लोज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर सपोज ये देखिए पॉइंट को, ये तो ए बी ई जो ट्रायंगल है, ए बी ई जो ट्रायंगल है, अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ा ना, इनक्लोज एरिया ऑफ विटीग्राफ इज रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो ये अगर एरिया निकाल लेते हैं ए ई बी का, तो हमें क्या बता देगा, उससे हमें डिस्टेंस निकल जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई। देखिए ये एरिया इक्वल टू कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये मैंने पढ़ा है। बेस कितना है इसका, इक्वल टू ये टाइम की 2 हाइट, इसकी वेलोसिटी सब 15 ना हो गया, 15 मीटर। आंसर इज 15 मीटर, ऑप्शन ए। क्लियर। Our next question, what is the braking force at the end of 5 seconds to bring the SUV to stop within a second। तो ये हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट है, पिछले ग्राफ से ही। तो देखिए, what is the braking force at the end of 5 seconds to bring the SUV to stop within a second। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन को, क्या यहाँ पे देखिए, ग्राफ को देखिए फिर से, क्वेश्चन देखिए आपने, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। यहाँ पे 5 सेकेंड पे वो ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा जो गाड़ी को 1 सेकेंड के अंदर क्या, टू ब्रिंग द एसयूवी टू स्टॉप विद इन अ सेकेंड। तो हमें ब्रेकिंग फोर्स निकालना है। ग्राफ पे आइए, इस पर्टिकुलर क्या हुआ यहाँ पे, वो ब्रेकिंग फोर्स निकालना है। तो इसका आंसर
मैंने कैलकुलेट किया, देखते हैं। ग्राफ देख लिया आप लोगों ने? यहाँ पे देखिए क्लियर है। यहाँ पे एसयूवी का मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एसयूवी का मास कितना है? 1000 है। हमने कर लिया होगा क्वेश्चन, मैं देख यहाँ पे बताती जाती हूँ। देखिए एसयूवी के यहाँ पे क्या है, मास दिया हुआ है 1000 है। अब द एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, इस एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, इस सेकेंड पे क्या हो गया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या है, अगर ये यहाँ आने के बाद क्या हुआ, गाड़ी क्या हुई, इसे भी स्टॉप विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड की क्या हुई, गाड़ी रुक गई है ना। यहाँ पे जो वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? 50। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 15 है। अब देखिए रुकी तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम क्या, फाइनल वेलोसिटी कंफ्यूज नहीं होने का, फाइनल वेलोसिटी 0 की हुई क्योंकि गाड़ी क्या हो गई, ऐसे भी लास्ट में रुक गई है ना। टाइम यहाँ पे कितना होगा, टाइम यहाँ पे देखिए इस टाइम जोन में तो 5 से 6 में कितना, ये बीच का टाइम क्या है 1 सेकेंड। टाइम हमारा 1 सेकेंड है। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स निकालना था। फोर्स इक्वल टू हमने पढ़ा है, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ रखा है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसके लिए मतलब हमें चाहिए एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो इस इक्वेशन से p इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ पे v की वैल्यू हमारी 0 है, u की वैल्यू कितनी हुई 15 प्लस 1 इंटू टी की वैल्यू कितना हुआ 1। 0 इक्वल टू क्या हो गया 15 a, इक्वल टू क्या हो गया जगह, तो ये क्या हो गया माइनस मीटर पर सेकेंड, हमारा एक का वैल्यू आ गया। तो अब हमें ब्रेकिंग फोर्स निकल जाएगा, मास कितना था 1000 इंटू क्या हो गया -15, कितना हो गया -15,000, आंसर क्या हो गया हमारा F इक्वल टू, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 10,000 12,000 20,000, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है ना कोई भी। 15,000 हमारा आंसर क्या आ रहा है ब्रेकिंग फोर्स का, वो 15,000 आ रहा है, तो नन। ये रहा हमारे आज के क्वेश्चन, यहीं पे खत्म होते हैं। ये हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुए बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप प्ले स्टोर में जाके हमारा अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। तभी तो जब आप इंस्टॉल करोगे तभी तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन, जब प्लान सब्सक्राइब करोगे बेनिफिट ले पाओगे ना। तो आप जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वो जल्दी से जाके हमारा लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। और वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल मैनेज करना है। गोल क्या, जो भी आप सपोज आप 9th में हो,
10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जिस क्लासेस में आपके प्रिपरेशन करना हो, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके गोल सेट कीजिए, मैनेज कीजिए। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे जाके आपको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने पे क्या होगा, बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैक्सिमम बच्चे लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें, सो दैट वो सब इस चैनल के बारे में जान सकें और सब इसका बेनिफिट उठा सके। और डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड बच्चों। आप कोड प्रियंका यूबी अप्लाई करने के बाद ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल पाता है। तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन प्लान जो लेना चाह रहे हैं, तो प्रियंका यूवी कोड जरूर ये कोड अप्लाई करें। ये कोड अप्लाई करने के बाद ही आपको 10% का डिस्काउंट अवेल कर पाओगे। आज की क्लास यही ख़त्म होती है बच्चों। बाय, टेक केयर।